इस वीडियो के बाद देखने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। क्योंकि जो किसान वो पशुपालन करता है मेरे दोस्तों, अगर उसकी भैंस है या फिर गाय है उसे हर साल एक बच्चा दे रही है तो इसी से किसान को बहुत मुनाफा होता है। अगर वो भैंस है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बच्चा दे रही है तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसान है वो टोटली लॉस में जाएगा। और बड़े बड़े डेयरी फार्म के फेल होने का भी यही कारण है मेरे दोस्तों। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया, आज इस वीडियो में हम रिपीट ब्रीडिंग पर बात करेंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि रिपीट ब्रीडिंग आज की कंडीशन बताऊँ मैं आपको, जैसे कि मैं फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले कई सालों से मेरे दोस्तों, और जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो किसान के घर पर अगर 10 भैंस है, उन 10 भैंसों में से मुझे 5 भैंस है वो रिपीट ब्रीडर मिल रही है मेरे दोस्तों। उन 5 भैंस को किसान क्या करता है, कई दिन उस पर कोशिश करता है, जो वेटनरीन है उनसे कोशिश करवाता है या फिर भैंसे से के पास लेके जाता है, क्रॉस करवाता है, एआई करवाता है, और वो ज्ञापित नहीं ठहरती तो उन्हें क्या करता है वो कसाई को दे देता है। और कसाई को देने से आपको पता है कि भैंस की जान वो खराब जाएगी मेरे दोस्तों। ऐसे ही गाय में हो रखा है दोस्तों कि गाय है वो भी काफ़ी ज़्यादा फिरावट हो रही है, रिपीट ब्रीडर हो रही है, बार बार रिपीट ब्रीडिंग है, ना ज्ञापिन ठहर रही है। और किसान क्या करता है, आखिर में बिल्कुल तंग हो जाता है, या तो उसे गौशाला में छोड़ेगा और या फिर उसे बेसहारा छोड़ देगा। तो बेसहारा छोड़ देगा तो आपको पता है भाई डंडे खाती फिरेगी यहाँ वहाँ वो। तो इनके पीछे का पूरा कारण समझेंगे हम, भाई रिपीट ब्रीडिंग एक्चुअली में है क्या, वो रिपीट ब्रीडिंग का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे वो ज्ञापिन ठहर जाए दोस्तों। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम, जो एक पशु रिपीट ब्रीडर हो रहा है तो उसके पीछे 3 मुख्य पॉइंट होते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहला रहता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का, कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हुई है, क्योंकि जैसे विटामिन ई है, सेलेनियम है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, ये जो मिनरल्स होते हैं मेरे दोस्तों, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनिमल है वो बार बार रिपीट करेगा। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ई है, विटामिन ए है, इनकी डेफिशिएंसी होने से भी पशु है क्या बार बार रिपीट करेगा। क्योंकि जो ओवुलेशन का सिस्टम चलता है पूरा, जैसे कि एक भैंस हीट में आई है, उसमें फोलिकुल बनेगा, फिर उसमें ओवा डिप्लॉप होगा, फिर ओवुलेशन होगा। अगर इन ट्रेस मिनरल्स की कमी हो रही है जानवर के अंदर तो क्या पता मैच्योर फोलिकुल ना बने और उनमें से मैच्योर है ओवा वो भी ना रिलीज हो। तो भाई एआई करवाई जाओ, अगर मैच्योर ओवा नहीं है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन फेलियर ही होगा मेरे दोस्तों। या फिर हार्मोन की कमी हो जाती है कई बार, जैसे कि एलएच प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन सही से काम नहीं कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन सही से काम नहीं करेगा तो वो बार बार रिपीट होगा, तो उसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो रही है जिसके कारण वो बार बार रिपीट हो रहा है। एलएच है जो सही से रिलीज नहीं हो रहा है दोस्तों, तो एलएच रिलीज नहीं होगा तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है वो रिलीज नहीं होगा, तो उसमें ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, हम एआई कर दो चाहे कुछ भी कर लो फिर तो वो फेल होना ही है, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। और इसका जो कारण बनता है एलएच की सही सिक्रेशन ना होना, तो इसमें जैसे कि डिले ओवुलेशन, लॉन्ग हीट, और बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि पारदर्शी डिस्चार्ज देती है, 5 से 6 दिन देती है, एआई करवा लो चाहे भैंसे से क्रॉस करवा लो, ज्ञापिन नहीं ठहरी, तो उसमें हो सकता है भाई डिले ओवुलेशन का केस हो, उसमें ओवुलेशन हो नहीं रहा है या फिर लेट हो रहा है। उससे क्या होगा, भैंस बार बार रिपीट कर रही है, गाय बार बार रिपीट कर रही है, या फिर सिस्टिक ओवरी है जिससे पशु हीट ओवुलेशन भी नहीं होगा। और फिर क्या है, तो एआई करवाई जाओ चाहे भैंसे से क्रॉस करवा लो, वो थोड़ी ना ज्ञापिन ठहरेगी मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तक ओवुलेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होगा। एआई करवा लो चाहे उसमें लॉन्ग हीट बना हुआ है। तो इन सब में क्या होता है, हार्मोनल और न्यूट्रिशनल का रहता है मेन रोल। हार्मोन और न्यूट्रिशन इन दोनों पर आप फोकस कर लोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और तीसरा रहता है भाई, कई बार क्या होता है किसान को वेटनरियन भी सही से गाइड नहीं करते, उनकी भैंस है जो डिस्चार्ज कर रही है तो उसमें कुछ वाइट फ्लैक्स आ रहे हैं, जैसे कि मवाद डाल रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा मवाद डालती है, हीट में आती है तब तो साफ डिस्चार्ज डालती है और अगले दिनों में वो फिर से मवाद डालती है। तो ऐसे में क्या उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन बना हुआ है मेरे दोस्तों, बच्चेदानी में मेट्राइटिस या पायोमेट्रस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मेट्राइटिस रहेगा तो फिर भैंस थोड़ी ना गैप में रुकेगी, पायोमेट्रा है तो भी नहीं रुकेगी, क्योंकि मीडियम ही नहीं है स्पर्म के लिए सही, तो वह कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगी वहाँ पर। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है मेरे दोस्तों, और इस प्रोटोकॉल को मैं फील्ड में फॉलो करता हूँ। काफ़ी हद तक मैंने 3-3 साल के रिपीटर एनिमल देखे हैं, और उन रिपीटर पे मैंने पूरा साइंटिफिक नॉलेज जो मैंने पढ़ा है किताबों से, जो मैंने सीखा है डॉक्टर्स से, जैसे कि प्रोफेसर से सीखा है, या फिर जिस गुरु से मैंने प्रैक्टिस सीखी थी वो भी साइंटिफिक रीज़न ही बताते थे। तो
मैंने इस पे काम किया है तो काफ़ी हद तक मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि 10 रिपीटर जानवर अगर मुझे मिले हैं तो उनमें से मैं 8 है वो गाभिन रोक दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर दोस्तों। तो काफ़ी इन सभी चीज़ों पर आपको पहले गौर फरमाना होगा, तभी आप एक अच्छे एआई वर्कर बन पाओगे और पशुपालक का कुछ फ़ायदा कर पाओगे। तो हमारा पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया है। प्रोटोकॉल में सर आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जैसे ही आप किसान के जानवर पे गए, आपने उसकी 3 बार एआई कर दी है, 4 बार कर दी है, फिर 5 बार एआई कर दी है। तो एक फार्मर के घर पर आप कंटिन्यू जा रहे हो तो उससे आपको पता है भी फार्मर क्या क्या चीज़ देते। एक भैंस की एआई कर रहे हो तो भी आपको पता है भी भैंस क्या दिन हिट में रह रही है, कहीं इसमें लॉन्ग हिट तो नहीं है, डिले ओवुलेशन तो नहीं है, या फिर फॉल्स सीट तो नहीं आ रही। जैसे कि भैंस आज एआई कर दी तो 7वें 8वें दिन हिट में आ जाती है तो फॉल्स सीट आ रही है वहाँ पर। तो आपको इन्हीं सभी बातों पर थोड़ा गौर फरमाना है दोस्तों। तो मेरा जो प्रोटोकॉल है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं इसी तरह के केस मिलते हैं मुझे लगभग। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे 4 हार्मोन रहते हैं जो स्ट्रेस साइकिल है उसके अंदर, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये चारों हार्मोन रहते हैं। इनमें का थोड़ा सा इम्बैलेंस है तो पशु गाभिन नहीं रुकेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक एनिमल पर गए वो रिपीट ब्रीडिंग कर रहा है तो सबसे पहले जो मैं प्रोटोकॉल है वो मेरा प्रोटोकॉल आपको बता रहा हूँ। एक रिपीट ब्रीडिंग जानवर को आप क्या करना है, सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करवाएंगे मेरे साथ ही। सबसे पहले काम आपका ये रहना चाहिए, सबसे पहले डिवर्मिंग करवाए। अगर किसान ने पहले कभी डिवर्मिंग नहीं करवाई है तो उसकी डिवर्मिंग करवाए। एक अच्छी पेट के कीड़े मारने की दवा लें, जैसे नीलजान ले सकते हैं आप, ये लें, इससे डिवर्मिंग करवाएं पहले। फिर उस पशु का पूरा सिस्टम देखें आप, अंदर हाथ डालें रेक्टम के अंदर और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे पूरा अच्छे से पालपेट करें, वहाँ पर देखें कि ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, या फिर जो बच्चेदानी है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, उसमें कोई स्वेलिंग वगैरह कोई भी चीज़ आपको देखने को ना मिले। अगर आपको ये देखने को मिल रही है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिवर्मिंग करवानी है मेरे दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है कि भैंस है वो कैसा डिस्चार्ज देती है, ये आप पशुपालक से पूछोगी। भाई बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज डालती है, कोई खून वगैरह तो नहीं डालती, या फिर इसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे तो आपको देखने को नहीं मिल रहे। अगर ये देखने को मिल रहे हैं और ये ना देखने को मिले, जैसे कि आप एक भैंस पर गए वो 5 से 6 बार रिपीट हो चुकी है, आपको बुलाया है, आप वेटनेरियन हो, आपको बुलाया है, तो उस पर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डिवर्मिंग दोगे आप उसको। उसके बाद पशु की आप IU करोगे, इंट्रायूट्राइन थेरेपी करनी है आपको दोस्तों। इंट्रायूट्राइन थेरेपी आप कैसे करोगे, जैसे कि कई प्रकार की दवाएं होती है, इंट्रायूट्राइन मेडिसिन है, मॉक्सीवेल है, लिक्सन IU आती है। लिक्सन IU के रिपीट ब्रीडिंग में बहुत कम रिजल्ट है, मॉक्सीवेल ठीक है, इसमें साथ में विटामिन E भी रहता है मेरे दोस्तों, मॉक्सीवेल ले सकते हो। कई प्रकार की, और इंट्रायूट्राइन एक मतलब अच्छा ब्रांड आपको चूज़ करना है और उससे आपको इस बच्चेदानी की 3 दिन तक सफाई करनी है दोस्तों। यानी 3 दिन वो इंट्रायूट्राइन मेडिसिन है उस गाय के बच्चेदानी में आपको डालनी है, 3 दिन आपको वो काम करना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप दवा डाल रहे हो तो उसके साथ आपको एक इंजेक्शन आता है मेरे साथियों, जो उस भैंस को आपको लगाना है, क्योंकि वो इंजेक्शन आप लगा रहे हो तो उसमें इरेगुलेशन हीट है, इरेगुलर हीट है, यानी वो 7वें दिन हीट में आ रही है, 8वें दिन हीट में आ रही है, या फिर तो ऐसा जो कारण बनता है वो सिस्टिक ओवरी का कारण भी हो सकता है मेरे दोस्तों। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक इंजेक्शन आता है वेटमेट के नाम से या फिर प्रेग्मा के नाम से, जो ये मेरा प्रोटोकॉल है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जब आप 3 दिन इंट्रायूट्राइन कर रहे हो तो उसके साथ आपको ये एक इंजेक्शन लगाना है वेटमेट। तो ये क्या है, जो किसी भी प्रकार की ओवेरियन सिस्ट है उस पर काम करेगा, उसे रप्चर कर देगा दोस्तों, जिससे कि आगे जो हीट में आएगी वो ट्रू हीट में आएगी भैंस। तो आपको वेटमेट लगाना है, 2.5 ml का इंजेक्शन आता है पशु को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर किसान को लिख के देना, या फिर कोई बोलस लिख के देना है जिसमें ट्रेस मिनरल हो। जैसे कि एक बोलस आती है सीमिन H8 के नाम से, इसमें बेटा कैरोटीन भी है, बहुत सारे और भी मिनरल्स है, तो आप ये ले सकते हो। या फिर एक अच्छा मिनरल मिक्सचर आपको देना है जिसमें विटामिन E हो, बीटा कैरोटीन हो, या फिर विटामिन A हो, जिंक हो, कोबाल्ट हो, मतलब सारे के सारे ट्रेस मिनरल या न्यूट्रिशन है वो होने चाहिए, आप ये दे सकते हैं। या फिर भाई एक इंजेक्शन आता है स्टिमवेट के नाम से, ये इंजेक्शन भी आप पशु को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिपीट ब्रीडिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले, ये लगा सकते हो आप। 3 ml की बड़े जानवर में डोज रहती है भाई, 3 से 4 ml, मैं तो इतना ही लगाता हूँ, बाकी आप देख लेना। मैं तो 3 से 4 ml बड़े जानवर में लगाता हूँ। ये स्टिमवेट इंजेक्शन आता है, सबकट रूट रहता है, इसका सबकट रूट से आपको लगाना है अगर उसमें रिपीट ब्रीडिंग बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आपने ये पूरा प्रोटोकॉल कर लिया। उसके बाद जब पशु हीट में आएगा, 21वें दिन आएगा, जो कि आप ये जो पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हो इससे लगभग तय है कि पशु 21वें दिन हीट में आएगा। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है मेरे दोस्तों। तो आप सबसे पहले उस भैंस को
जब वो भैंस बोल रही है या फिर डिस्चार्ज कर रही है तो उसके 24 घंटे बाद आपको उस पशु की एआई करनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, एआई रिपीट ब्रीडिंग में आप डबल करें, सिंगल एआई से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपने एआई की है तो उस समय आपको केस हिस्ट्री लगेगी, जैसे कि आज आप एआई कर रहे हैं, अगर आज भैंस ज़्यादा हीट में है तो अगले दिन उसकी एआई करें। साथ में आपको एक इंजेक्शन लगाना है जब आपने एआई की है मेरे दोस्तों। जो इंजेक्शन रिसिप्टाल, ओवुलेंटा, गाइनारिच, इन तीनों में से एक इंजेक्शन चूज़ करना आपको। आप ये देख सकते हैं गाइनारिच, क्योंकि मैं ये लगाने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार एलएस जो हार्मोन रिलीज होता है उसका लेवल थोड़ा कम रहता है, जिसके कारण कहता है लेट ओवुलेशन होता है। अगर आप आज एआई कर रहे हैं और ओवुलेशन परसों हो रहा है तो वो भाई एआई सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप आज एआई कर रहे हैं उसके 2 से 3 घंटे बाद ओवुलेशन हो रहा है दोस्तों, तो वही एआई है वो सक्सेसफुल रहेगी। और एक इसका जो इंजेक्शन है बुसरलिन जो साल्ट रहता है, इसमें गाइनारिच इंजेक्शन आता है, गाइनारिच के नाम से आता है, रिसिप्टाल के नाम से आता है। इसका एक सबसे मेन पॉइंट क्या होता है मेरे दोस्तों कि जो ये इंजेक्शन आप लगा रहे हो तो ये इंजेक्शन क्या हो करेगा कि एक तो ओवुलेशन करवा देगा, ओवुलेशन करवाएगा तो जो वहाँ पर कार्पस लूटियम बन रहा है वो करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा तो वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका काम होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करना मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन का अगर लेवल कम है, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई, क्योंकि जैसे कि सबको पता है आपको फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट से 4 या 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद जो एम्ब्रॉय बना है वो ट्रांसप्लांट होगा यूट्रस में। अगर यूट्रस में ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर उस समय प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल कम है तो वो भैंस वो गाभिन नहीं रुकेगी, वो फिर से रिपीट करेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्तों, ये जो गाइनारिच इंजेक्शन है रिसिप्टाल के नाम से आता है, ओवुलेंटा के नाम से आता है, इसकी आपको 1 डोज एनिमल को लगानी है। इससे लगाने से क्या होगा कि एक तो ये एनिमल के यूट्रस को हेल्थी बनाएगा दोस्तों, जिससे क्या होगा एनिमल के यूट्रस को हेल्थी बना रहा है तो जो एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर यूट्रस हेल्थी रहेगा तभी वो उसे अडेप्ट करेगा मेरे दोस्तों। अगर यूट्रस हेल्थी नहीं है तो फिर वो फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है। तो इसमें आप लगा रहे हैं तो ये एक तो एनिमल यूट्रस को हेल्थी बनाता है, फेवरेबल बनाता है कंडीशन को कि वो गाभिन रुके भैंस इसके लिए। और साथ में क्या करता है कि एक बार में एक जो फॉलिकल है वो नहीं बनता, 2-3 फॉलिकल, 3 से 4 फॉलिकल बनते हैं ओवरी के ऊपर, तो उनमें सब में से वो ओवुलेशन करवा देगा। तो उनमें क्या होगा, मल्टीपल जो कार्पस लूटियम है वो डेवलप होगी दोस्तों, और मल्टीपल कार्पस लूटियम डेवलप हो गए तो वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है वो निकालेंगे, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेनेंस सही रहेगी मेरे दोस्तों। तो आपको एक ये काम करना है, ये गाइनारिच रिसिप्टाल ये इंजेक्शन है पशु को एआई के बाद लगाना ही लगाना है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसकी कितनी डोज देनी रहती है। मैं तो सिर्फ 1 डोज देता हूँ, एक 2.5 ml की डोज आती है इसकी, एक 5 ml की। तो मैं 5 ml वाला इंजेक्शन है वो जानवर को लगाता हूँ। 5 ml में एआई के पहले 5 घंटे पहले या फिर एआई के 5 घंटे बाद मैं एक ही डोज लगाता हूँ गाइनारिच इंजेक्शन की, और एक काफ़ी रहती है मेरे दोस्तों। अब आती है दूसरी बात, क्योंकि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट हो गया यूट्रस में, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 30 से 35 दिन में भैंस क्या करती है, दोबारा हीट में आ जाती है।